अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं। कि आपको लगता है कि साइंस किसी एक शख्स का काम है? नहीं। साइंस तो एक टीम का सफ़र है जहां हर शख्स अपने रोल अदा करता है। आज हम देखेंगे कि कैसे साइंस मिलकर दुनिया बदल देती है। साइंस किस तरह मिल के दुनिया बदल देती है। साइंस एक टीम प्लेयर की तरह जो बदलते रहते हैं, जो एक ग्रुप में काम करते हैं। सबसे पहले हम इसका आज का टॉपिक देख लेते हैं। साइंस एज अ कोलैबोरेटिव कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोलैबोरेटिव फील्ड है क्या। जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिल के आपस में किसी एक प्रोजेक्ट पे किसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, उस फील्ड को कोलैबोरेटिव फील्ड कहते हैं। तो साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है इन विच जिसमें रिसर्चर्स होते हैं, साइंसदान फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ जो है ना डिफरेंट लोग फील्ड वर्क टुगेदर एक साथ काम करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स मुश्किल प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करने के लिए वो एक साथ मिलके काम करते हैं। इंटरडिस इंटरडिसिप्लिनरी, ये भी इसी वर्ड से निकला है कि वो मिलकर काम करते हैं। टीम कैन टेकल प्रॉब्लम, टीम जो है ना वो प्रॉब्लम्स टेक करती है मोर इफेक्टिवली बाय लिवरिंग द स्ट्रेच एंड एक्सपर्टीज ईच डिसिप्लिन। हर जो है ना हर किसी के पास कोई हुनर होता है, वो अपने हुनरों को मिलाकर काम करते हैं। इट ऑफ्टन लीड टू क्विकर एंड सब्सटेंस solution. Let's discuss for few examples of interdisciplinary collaboration in science. तो चलो हम कुछ डिस्कस करते हैं कुछ फील्ड्स के बारे में जो साइंस की कुछ खास फील्ड्स हैं। आइए देखते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स, ये एक प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट हुआ था 1990 में। ये प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट हुआ था और ये ख़त्म हुआ 2003 में। ये प्रोजेक्ट एक इंस्टीट्यूट था, पहले ये इंस्टीट्यूट था यूएसए का, जिसमें वो सबसे पहले जानना क्या चाहते थे। इंस्टीट्यूट था वो जानना ये चाहते थे कि ये जो बीमारी है ये आगे आगे क्यों बढ़ रही है। मतलब कोई भी बीमारी होती है, ऐसी बीमारियां होती हैं जो आगे नस्ल दर नस्ल बढ़ती जाती हैं। पहले मम्मा पापा में होती है, फिर उसके बाद उनकी नस्लों में होती है, फिर उसके बाद नस्ल में होती है। तो ये बीमारियां क्यों बढ़ती हैं वो ये जानना चाहते थे। इसके बाद इसमें हिस्सा ले लिया फ्रांस ने भी, जर्मनी, जापान और चाइना ने भी इसमें हिस्सा ले लिया। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में इसमें उन्होंने किया क्या था। बेसिकली उन्होंने एक मैप बनाया था जिसमें जो है ना उन्होंने डीएनए को डिस्क्राइब किया था और ये पता लगाया था कि ये जो है ना बीमारियां आगे क्यों बढ़ती हैं, और ये पता लगाने के लिए उन्होंने एक मैप बनाया था। इसमें जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट हुई वो $3 बिलियन थी। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इस ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है एंड आई मेड टू सीक्वेंस, इसमें सीक्वेंस दिया गया एंड मैप द इंटायर ह्यूमन, और एक ह्यूमन जीनोम का मैप बनाया गया जिसमें वो जो है ना मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग मिलकर काम कर रहे थे, मुख्तलिफ लोग काम कर रहे थे मिलके। और ये मैप उन्होंने डीएनए पे बनाया था, ये भी बात आपको बता दी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2003 में। और इसमें मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने जो है ना मिलकर हिस्सा लिया था, वेरियस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो मैं आपको बताया हुआ है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो दो एटम्स, जो दो सेल्स मिलकर जो है ना मिलते किस तरह है उसको, जो उसमें जो काम होता है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करते हैं। जेनेटिक्स जो तौलीद मतलब पैदाइश के दौरान जो चीज़ें जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें उसमें ये जेनेटिक्स में होता है। एंड इंफॉर्मेटिक्स, इसमें जो है ना उन साइंसदानों के पास इंफॉर्मेशन होती है। एंड कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस के बारे में भी, कंप्यूटर साइंस को आपको पता ही है। क्लाइमेट चेंज, इसके बाद एक और रिसर्च के बारे में बताती हूँ आपको। ये भी रिसर्च, ये क्लाइमेट चेंज के मौसम क्यों चेंज होता है, मौसम क्यों चेंज होता है, इस पर भी रिसर्च की गई थी।
ये रिसर्च, क्लाइमेट चेंज रिसर्च को भी रिक्वायर्ड था कोलिब्रेशन। कोलिब्रेशन यानी मिलजुल के काम करना, मिलकर काम करना, इसको डिस्क्राइब था अमॉन्ग मैनी डिसिप्लिन्स, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर काम किया था, सच एज एटमॉस्फेरिक साइंस, जो एटमॉस्फेयर्स के बारे में, हमारी हवा के बारे में जानते होते हैं, जो हमारी हवा पर रिसर्च करते हैं, उन्होंने इकोलॉजी, वो वो लोग, वो साइंटिस्ट जो इंसानों और माहौल को आपस में उनका रिलेशनशिप बनाते हैं, उसको, वो इकोलॉजी होता है। और जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी मैशियत पे डिपेंड करता है। एंड उसके बाद है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसमें ये भी हमारे जिस्म पे डिपेंड होता है। एंड इन्होंने मिलके रिसर्च की थी और उसके बाद पता लगाया था कि मौसम चेंज क्यों होता है, आपको पता होगा। इसके बाद है मेडिकल रिसर्च। मेडिकल दवाइयों पे जो रिसर्च होती रही है अब तक, हो रही है और बहुत अरसे से हो रही है। इस रिसर्च में भी कई लोग मिलकर काम करते रहे हैं और इसको भी ज़रूरत होती है कई लोगों को मिलकर काम करने की। मेडिकल रिसर्च ऑफ्टन डिपेंड, ये भी डिपेंड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी, मुख्तलिफ लोगों के मिलने से कोलिब्रेशन, और ये भी कोलिब्रेशन पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कैंसर रिसर्च, कैंसर की जो रिसर्च है ना, इसमें इन्वॉल्व हुए थे इकोलॉजिस्ट्स, बायोलॉजिस्ट्स, बायोकेमिस्ट्रिस्ट, जेनेटिक्स, फार्मोलॉजिस्ट्स, स्टेटिक्स। स्टेटिक्स है, इनमें ये सब इन्वॉल्व हुए थे, इन्होंने सब मिलकर काम किया था। तो स्टेटिक्स आपको बताया था मैंने। स्टेटिक्स बेसिकली मैथ होती है, जिस तरह मैथ में हम किसी चीज़ को बताते हैं कितनी तादाद है इसकी, कितना क्या हुआ है, किसी चीज़ को शो करना, ये स्टेटिक्स होता है। उसके बाद फार्मोलॉजिस्ट, ये दवाइयों के बारे में हमें बताते हैं। जेनेटिक्स, ये तौलीद, जो हमारे वालदैन से औलाद में जो चीज़ें होती हैं, वालदैन से औलाद में जो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं, वालदैन जो चीज़ें अपनी औलाद को दे देते हैं विरासत में, उस वो जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। इसके बाद है बायोकेमिस्ट्रिक्स। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री का आपको पता है, इसमें हम केमिकल के बारे में रिसर्च करते हैं। एंड बायोलॉजिस्ट, वो भी आपको पता है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं इनमें। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल एआई इंटेलिजेंस। ये जो है ना, ये किस तरह बना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई थिंक तमाम स्टूडेंट्स इस चीज़ में बहुत इंटरेस्टिंग होंगे कि आखिर एआई बना किस तरह, और इसमें कौन कौन लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि आप भी बड़े होकर एआई जैसी चीज़ें बना सकते हैं और ये जान सकते हैं कि एआई किस तरह बना। सो पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग लोग जो है ना इन्वॉल्व थे, और आप उनमें से एआई को बनाने के लिए, अगर आपने एआई बनाना होता तो आप उनमें से कौन क्या बनना चाहते हैं। सबसे पहले द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई। रोबोट्स बनाने के लिए और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए हाईली, बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिन में ये एक दूसरे पे डिपेंड हो रहा था। इट इन्वॉल्व्स, इसमें इन्वॉल्व हुए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। सो कंप्यूटर साइंस भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंस में हम डाटा इंटर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग होता है किसी चीज़ को आप तरतीब देते हैं, किसी चीज़ को मैनेज करते हैं, किसी चीज़ को बनाने के एक तरीका सोचते हैं, आइडिया होता है। मैथमेटिक्स, वो आपको पता ही है। न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस ये वर्ड जो है ना हमारे माइंड से निकला है, जिसमें हम माइंड में सोच विचार करते हैं ना, ये हमारा वो हिस्सा होता है। एंड फिजियोलॉजी, दिस इज कोलिब्रेशन, ये कोलिब्रेशन हैज़ लेड साइंटिफिक एडवांसेस। इसमें जो है ना ये, और इसमें रोबोटिक सिस्टम, इन सब ने मिलके इसमें क्या 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 ऐड किया था रोबोटिक सिस्टम। रोबोटिक सिस्टम का आपको पता है, ऑटो म्यूनोस व्हीकल। ऑटो होता है ऑटोमेटिकली, चीज़ें जो ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं, ऑटो व्हीकल्स, ये ऑटो व्हीकल्स मतलब जो ऑटो चीज़ें होती है, ऑटोमेटिक चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, ये ऑटोमेटिक है। मशीन लर्निंग, और जो चीज़ें मशीन लर्न करती हैं,
आपने को पता ही होगा एआई जो है ना वो मशीन लर्नर भी है एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और इसमें नेचुरल जो लैंग्वेजेस है ना वो भी प्रोसेस की जाती हैं। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस एक्सप्लोरेशन। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट टॉपिक एआई जनरेशन होगा या स्पेस, ऊपर आसमान में जाकर नई नई चीज़ें ढूंढना आपको पसंद है, या फिर अपने रूम में बैठ के एआई का यूज़ करना। मेरा तो एआई का यूज़ करना है रूम में बैठ के। ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन जानना, नास लाइक जो आसमान में जाके ऑर्गेनाइज करते हैं जानते हैं, लाइक जैसे नासा कंपनी है आपको पता ही है, एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये भी एक कंपनी है, आईएसएस। ये जो है ना इनके साइंटिस्ट, मुख्तलिफ साइंटिस्ट इस कंपनी में काम करते हैं, जो हम इन्होंने ढूंढा, इन्होंने बताया हमारे आसमान में गैलेक्सीज हैं, हमारे आसमान में हमारे जो है ना 8 प्लैनेट्स हैं, ये किस तरह गर्दिश कर रहे हैं, ये सब कुछ इन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में ही हुआ था। सो इन सब में जो है ना जिन लोगों ने इनमें हिस्सा लिया वो है एस्ट्रोफिजिक्स। इसमें सबसे पहले इंक्लूडिंग एस्ट्रोफिजिक्स, जो है ना आसमान में जाके रिसर्च करते हैं, नए नए प्लैनेट्स के बारे में ढूंढते हैं, आगे आगे जाते हैं। एंड प्लानिटरी साइंस, इसमें जो है ना, इसमें आप आसमान में जाते हैं, एक प्लैनेट देखा उसको ढूंढा, फिर नए प्लैनेट की तरफ उसको ढूंढने चले गए। लेकिन ये जो प्लानिटरी साइंस है ना, इसमें आप एक ही प्लैनेट पर रिसर्च करते हैं। इसके बाद है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। इंजीनियरिंग में आप किसी चीज़ को तरतीब देते हैं, मैप बनाते हैं, मैप्स बनाना हो गया, किसी चीज़ को मैनेज करना, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना। बायोलॉजी एंड मेडिसिन्स, दिस कोलिब्रेशन enables scientists to investigate the cosmos। ये जो है ना साइंटिस्ट को अनेबल करते हैं इस चीज़ों में। जो स्टूडेंट्स आज हमने ये सीखा कि जो साइंस है ना वो अकेला सिर्फ एक इंसान नहीं कर सकता, ये टीम वर्क है। जैसे एक टीम को खेलने के लिए प्लेयर्स की ज़रूरत होती है लाजमी, और दूसरी तरफ हमें ट्रस्ट भी करना होता है एक दूसरे पे। ये नहीं है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करें खुद ही करने लग जाए, तो वो ये हम साइंस में कामयाब नहीं होंगे। और दूसरी जो बड़ी चीज़ हमें पता चली, फ्यूचर बिलोंग टू टीम प्लेयर्स। फ्यूचर इन्हीं टीम प्लेयर्स पे बिलोंग करता है, यानी आपको मैं बता दूं कि फ्यूचर जो है ना हमारा वो डिपेंड करता है साइंस पे। फ्यूचर में सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़, जिसके पास साइंस होगी वही कंट्री टॉप पर होगा। सो फ्यूचर हर हाल में, हर तौर पर, हर तरह से साइंस पे डिपेंड कर रहा है, और साइंस जो है ना वो प्लेयर्स की तरह है, यानी ये मिल के ही काम हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।